ट्रम्प साहब ने फैसला किया कि उन्होंने ईरान पे हमला शायद नहीं करना। ये उनके अंदर एक सेकंड थॉट डेवलप हो गई है कि उन्होंने ईरान पे हमला नहीं करना, ये उनके अंदर एक सोच डेवलप हुई है। और कल की मुलाकात का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या हमला करना मुनासिब है या नहीं है। मैंने आपसे, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, देखें आप, कोई भी हम मशवरा करते हैं लोगों से। पाकिस्तान ने सफारती महाज पे भी ये जो निक्सन के दौर में बात हुई थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो देखी हुई है कि नहीं मूवी ब्लैक हॉक डाउन। ये जो एक मूवी हॉलीवुड की है, इसको ज़रूर देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त एक्शन मूवी है। ये जो है ये 1993 का वाक़या है, जिसको गलत अगर मैं कहूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन ये वाक़यात हैं गालिबन 1993 के, लेकिन इसको ये मूवी बनी 1999 में, ब्लैक हॉक डाउन। और ये मोगदेशो में उस वक्त जो है, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स जो मुल्क भेजते हैं वो पाकिस्तान उनमें से एक है। तो ये कोई 1993 के वाक़यात हैं जिसको फिल्म बंद किया गया था 1999 में। तो उसमें जो आखिरी उसका जो हिस्सा है, उसमें वो जब अमेरिकन फंस जाते हैं, और उस वक्त वो जो वहाँ पे जो बंदा था, फरादीद नाम था गालिबन, तो वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। तो बस उसको मैं मुख्तसर करूँ कि उसका जो आखिरी हिस्सा है ना, उसमें अमेरिकन फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। तो वो बहुत लंबा एक हिस्सा था उस मूवी का, जिसमें पाकिस्तानियों ने फिर उसके बाद अमेरिकन को रेस्क्यू किया। एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो। लेकिन वो फिल्म के साथ ड्रॉबैक ये हुआ कि वो फिल्म 99 में बनी, लेकिन वो जब रिलीज हुई तो 9/11 हो चुका था। तो ये दिसंबर 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई। मैंने जब इसको देखा तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा। फिर मुझे बाद में किसी ने बताया, वही किसी गोरों ने कहा कि यार ये बड़ा लंबा हिस्सा था, लेकिन इस वक्त चूंकि पाकिस्तानी और मुसलमानों के बारे में बात चल रही है तो वो पूरा हिस्सा एडिट हो गया। यानी वो जो आखिरी हिस्सा था ब्लैक हॉक डाउन का, वो एडिट करना पड़ गया, क्योंकि ये दिसंबर 2001 में रिलीज हुई, उससे पहले 9/11 हो गया था। वरना पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें, और अमेरिकन ने भी बड़ा सही तरह से उसको पिक्चराइज किया हुआ था। लेकिन वो एडिट, उस पर छुरियाँ चल गई कि वो जनाब वो रोल जो था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया था और किसी पूछा नहीं था। बस एक वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो भागते हुए आ रहे थे, उनके पीछे वो लगे हुए थे मिलिशिया, सोमाली मिलिशिया मोगदेशो में। इन्होंने फिर उनको रेस्क्यू किया, और वो रेस्क्यू किया और दौड़ा दिया, भगा दिया उनको पाकिस्तानियों ने। ये जो मिलिशिया चारों तरफ से बहुत सारे आ गए थे, हजारों की तरह, इधर उधर इधर उधर पाकिस्तानी होते के भाग गए। तो पाकिस्तान का एक रोल रहा है हमेशा, इस तरह के क्राइसिस हो तो वो तो इंडियंस भी हो, कोई भी हो, तो एक ह्यूमैनिटेरियन। ये तो अभी एक टोला बैठा है ना आके, जो कि गजा के अंदर शहीद हो रहे हैं बच्चे, तो ये हंस रहा है। ये तो एक टोला बैठा है, ये दे डोंट रिप्रेजेंट इंडिया। अच्छा, अब ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के में ये सोच पैदा हुई है उन, और इस सोच के अंदर एक जुमले ने बड़ा असर किया। एक जुमला है जो उनको कहा गया है, और वो जुमला जो है वो, अब जिसने कहा है उसको आप छोड़ दें, वो बाद में खुद ही नाम आ जाएगा उसका मीडिया में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किसी जगह कि ये मैंने आयतुल्लाह खामेनी को जो मैसेज भेजा है सुप्रीम लीडर को, ये डरा है नहीं डरा ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो जो हैं आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं आयतुल्लाह खामेनी, वो इसको अपनी सादत समझते हैं, जिंदगी की बहुत बड़ी सादत के अगर वो शहादत का मर्तबा पाएं तो वो डरेंगे कैसे। वो तो शहादत के लिए दुआएं करते हैं कि हम शहीद हों। उनके नज़दीक तो शहादत जो है वो एक बहुत बड़ा मर्तबा है, बजाय इसके कि बिस्तरों पर पड़ के और नमूनिया से जो है ना वो छींके मारते मारते चले जाओ। वो तो शहादत को एक किसी और दर्जे पे समझते हैं। आप शायद उनको गलत लोगों को डरा रहे हैं जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद ये बात समझी, उन्होंने कहा ये कैसे, मैंने डराया तो उन्होंने कहा डर आप समझ नहीं रह पा रहे, ये जो है ना कि गोली चली और आप डर गए और ये हो गया। उन्होंने कहा ये कुछ और लोग हैं। ये जो शहादत का और फिर मुसलमानों की उन्होंने बात की, उसमें भी अहल तशी से वो, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये सुन्नियों में भी होता है, उन्होंने कहा सुन्नियों में भी होता है, हर जगह होता है। एक लोग ऐसे हैं जो शहादत को एक, और उनके यहाँ जब कोई शहीद हो जाता है तो वो रोते नहीं है, मुबारकबाद देते हैं कि आपके घर में कोई शहीद हुआ है। फौज में भी ऐसे होता है, सिविलियंस में भी ऐसे होता है। तो ये ट्रम्प साहब को ये बताई बात, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर उन्होंने सुनी बात। ये मैं ये नहीं कह रहा कि कल वाली मुलाकात में हुआ, लेकिन ये हुआ इन्हीं 24 घंटों में है। उसके बाद जो है ट्रम्प साहब के जहन में जो है वो सेकंड थॉट्स आ गई कि नहीं, मेरा
अमेरिका का इस जंग में कूदना मुनासिब नहीं है। तो नेतन्याहू, अब कल का मुझे कुछ नहीं पता, आज के वक्त तक नेतन्याहू फिर दोबारा बस के नीचे चले गए, थ्रोन अंडर द बस, ज़ेलेंस्की की तरह। सही। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो भरपूर हमला ईरान का इसराइल पे जारी है, और इसराइल के पास अपने डिफेंस सिस्टम्स ख़त्म हो चुके हैं। और कल जो है उन्होंने वहाँ पर जो एक उनका, आप समझें कि जिस हॉस्पिटल के अंदर उनके फ़ौजी ट्रेन हो रहे थे उसको भी उन्होंने निशाना बनाया है। सही। और काफ़ी उनकी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो तल अवीव में अंदर, तल अवीव एयरपोर्ट तबाह हो गया है, तल अवीव के अंदर मुसाद हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। आज मेरे ख्याल से शिन बेत को उड़ा देंगे, वो शिन बेत का जो एक रह गया था उसके हेडक्वार्टर को भी उड़ा देंगे। और प्रिसाइज उनके पास ये जो सोरोको हॉस्पिटल है, इसमें उनके फ़ौजी एडमिट हो रहे थे और ये सिविलियन उसमें लिया होता, तो सोरोको को भी उन्होंने हिट किया है। और फिर ये सबसे बड़ी जो डैमेज हुआ है रात को, जो प्रिसीजन स्ट्राइक की है ईरान ने, वो ये है कि मेन इसराइल का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ा दी है पूरी। ये जो बिल्डिंग्स कल गिरी है ना रात को, ये बिल्डिंग जो गिरी हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट उड़ गई है पूरी। उसमें बैंक्स के हेडक्वार्टर भी उड़ गए हैं सारे, वो पूरे एटीएम भी बंद हो गए हैं। मतलब वो सारा उनका फाइनेंशियल सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया जो इसराइल का। तो पहले तो मुसाद और उनके हेडक्वार्टर उड़े थे, लेकिन कल अगर आप उससे पूछे ना कि कल रात को स्ट्राइक्स में थोड़ा सी एक दो बिल्डिंगें गिरी हैं, वो एक दो बिल्डिंगें नहीं गिरी, वो उनका मेन स्टॉक एक्सचेंज और बैंकों के हेडक्वार्टर उड़ गए सारे। तो उनका एक फाइनेंशियल हब जो है वो तबाह हो गया सारा। और ये जो है ये एक ऐसा सेटबैक है उनके लिए जो, और इराक के जिस जगह पे उन्होंने अटैक किया है वो खाली था। वो पता चला यहाँ तो एनरिचमेंट ही नहीं होती, तो यहाँ इसराइल ने अटैक कर दिया। उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन थी। वो इराक पे जो ARA जो इराक का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उस पर एनरिचमेंट बंद की हुई है काफ़ी सालों से, उस पर अटैक कर दिया। तो उनके पास इतलात गलत जा रही हैं। और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर अभी जो इन्होंने ट्वीट किया है ना, ये जो इन्होंने कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज़ नो आइडिया दैट व्हाट्स थॉट आर कंसर्निंग ईरान। और देखिए ना, ईरान की फेवर में है ये, ठीक है ना, कि नो आइडिया व्हाट माय थॉट्स आर कंसर्निंग ईरान। ये ईरान के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और सारे जो अखबारात हैं वही कह रहे थे कि ये अटैक करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा किसी को अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ईरान के बारे में मेरे क्या कंसर्न्स हैं। तो ये कोई तय नहीं है बात। और दूसरी जो बात है, 2 एयर बेसिस हैं जहाँ पर B-20 बॉम्बर्स जो कि ये कैरी कर रहे थे बंकर बस्टर्स को, और GBU 57AB जो कि बंकर बस्टर्स जो थे उनको कैरी करने के लिए। सवाल ये था कि B-52 बॉम्बर्स कहाँ से उड़ें, परवाज़ कहाँ से करेंगे B-52 बॉम्बर्स। तो अरब ममालिक की तरफ से बात हुई कि जी हमारे बराह करम आप हमारे जो बेसिस हैं उनसे ये B-52 बॉम्बर्स यूज़ ना करें। फिर ये हुआ कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लाया जाए, जो कि तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तो निशाना बना के बैठे हुए थे हुतीस। उन्होंने कहा वो तो आए तो सही, अब तो मतलब है कि बिल्कुल वो पानी में जाएंगे जहाज। उसके बाद ये हुआ कि ये सोचा गया कि जो पेंटागन में बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा है कि डिगो गार्सिया जो कि मॉरिशस से लिया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिगो गार्सिया के जो जज़ायर हैं, जो बड़ा उनका जजीरा है, वो मॉरिशस को आज़ादी तो दे दी गई थी, लेकिन साथ ही ये कंडीशन रखी थी बरतानिया ने कि 99 साल तक की लीज होगी डिगो गार्सिया पे। और ये जो है ये मॉरिशस के साथ डील करने के बाद बरतानिया के पास उसके हकूक़ हैं, लेकिन वहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस है और ये काफ़ी इस्तेमाल हुई है खलीजी जंग में भी, इराक के अगेंस्ट भी। तो यहाँ पर ये इंडियन ओशन में तो ये इस्तेमाल होती है ये जो आप समझ लें कि जो आइलैंड है डिगो गार्सिया का, ये इस्तेमाल होता है मिलिट्री बेस। और ये अभी आपको पता है ना, कुछ अर्से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने डील कर लिया। मैंने लोगों को याद दिलाने के लिए ये हम सेकंड वाली कोट कर लें ना, गवर्नमेंट ऑफ यूके सिक्योर्स फ्यूचर ऑफ वाइटल डिगो गार्सिया
मिलिट्री बेस टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी ने दोबारा किया। वो जो वहाँ के लोग हैं 2-2,500 उनको कहीं ससेक्स में लाके बसा दिया है, वो चीखते रहते हैं, उनको नेशनलिटी भी नहीं मिली, वो एक नया रौला रप्पा है। लेकिन बहरहाल ये कि मॉरिशस के साथ एक और समझौता हुआ है। दरमियान में ये भी था कि शायद मॉरिशस ना करे दोबारा ये, लेकिन वो उन्होंने दे दिया उनको, मॉरिशस के साथ डील हो गई। लेकिन ये है कि ये जो डिगो गार्सिया है ना, ये डिगो गार्सिया के बारे में ये ब्लैक साइट के तौर पे भी यूज़ होता रहा है। CIA यहाँ पे इंटेरोगेट भी करती रही है लोगों को, ले जाके अफगानिस्तान से सारे लोग बगराम नहीं गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिगो गार्सिया में भी होते रहे। और मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ टाइम मैगजीन 2008 का, 4th US यूज्ड UK आइल फॉर इंटेरोगेशन। टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट आई थी 2008 की। ये जो जगह है ये ब्लैक साइट के तौर पे भी यूज़ होती रही है। जॉर्ज बुश ने इसको ऑथराइज कर दिया था कि ये जो जगह है ये ब्लैक साइट के तौर पे यूज़ करें इसको। और ये मैं बरतानिया का द सन भी को उसका कोट कर रहा हूँ। 5th चिलिंग रिमोट आइलैंड होम टू US मिलिट्री ब्लैक साइट वेयर विजिटर्स आर बैंड एंड डजन्स शिपरेक्ट पीपल आर स्टक। तो ये एक बहरहाल एक ऐसी जगह है जो जाहिर है कि वो चगोस आइलैंड है। चगोसियन जो है BBC 6 किसी ने देखना हो तो चगोसियन वहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं लैक ऑफ से इन UK डील टू हैंड ओवर आइलैंड्स, और ये सारा वहाँ पे फटाफट चलता रहता है। एनीवे उनकी तरफ से अब एक अजीब बात हुई है। बरतानिया ने ये कहा है अमेरिकन को कि हजूर वाला हमें जो है वो डिगो गार्सिया अगर आपने इस्तेमाल करना है बॉम्बिंग के लिए तो हमें उससे पहले मॉरिशस से इजाज़त लेनी होगी। हमारा मुआहदा जो है नया मुआहदा वो ऐसा साइन हुआ है कि ये जो है ये हमें इजाज़त लेनी होगी मॉरिशस से पहले, और मॉरिशस अगर इजाज़त देगा तो फिर वहाँ से B-52 बॉम्बर उड़ेंगे, वरना नहीं उड़ेंगे। नए मुआहदे में ये है। तुम कहते हैं क्या हमें मॉरिशस से इजाज़त लेनी थी? मॉरिशस से इजाज़त लेनी होगी, मॉरिशस इजाज़त देगा तो फिर B-52 उड़ेंगे। ठुस कोट 70th स्लाइड, ब्रिटेन में हैव टू इन्फॉर्म ईरान अलाई मॉरिशस। ऐसे खड़ा है मॉरिशस साथ ईरान के और इसराइल के खिलाफ, ठीक है। 70th स्लाइड। उन्होंने कहा जी ऐसा है कि उनको पहले बताना होगा और वो इजाजत देंगे तो फिर B-52 उड़ेंगे, वरना नहीं उड़ेंगे। 70th स्लाइड द टेलीग्राफ। अच्छा, तो वो उसके बाद जो है वो उनके पास वो एक अजीब गरीब सूरत हाल बन गई। ब्रिटेन में हैव टू इन्फॉर्म ईरान अलाई मॉरिशस, और वो इजाजत देंगे तो जहाज परवाज करेंगे। तो ये जो है ये भी अब वो जहाज आए कहां से जो अटैक करें ईरान पे? वो कतर ये वो मुल्क, कोई मुल्क इजाजत नहीं दे रहा कि हमारा मुल्क हमारे जो एयर बेस इस्तेमाल हो। फिर उसके बाद जो है एक और एयर बेस है बरतानिया, वो भी बरतानिया की है, और वो भी मतलब कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जो मुसलमान मुल्क भी ना हो, लेकिन वो जो है वो बेस दे दे अपनी और वहां से अटैक हो ईरान पे। तो दूसरा जो है वो फिर आया जहन में आई साइप्रस की जो एयरबेस है। साइप्रस में भी एक बहुत बड़ी एयरबेस है, बड़ी पुरानी एयरबेस है, और वो जो है वो है एक्रोथरी का इलाका है, और वहाँ पे सॉवरेन बेस एरिया है और बड़ी बेस बनी हुई है वहाँ पे, और ये भी कई साल पुरानी बेस है और बड़ी वहाँ पे। तो उस बेस के बारे में बात हुई, लेकिन वो बेस अगर यूज़ करते भी हैं B-52 बॉम्बर्स के लिए तो उस बेस के लिए भी आपको मुल्क क्रॉस करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो अब एसेट्स जो है ना, एसेट्स जिनको मूव करना था ना, बरतानिया को बताया गया है कि वो एसेट्स जो हैं वो कहाँ पे B-52 बॉम्बर्स होंगे, वो सारा होल्ड हो गया, सारा कुछ होल्ड हो गया। और बरतानिया के वजीर आजम स्टैमर, जिनकी कोई बात नहीं सुनते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, कुछ अर्से पहले कहते हैं यहाँ पे वो निजर फराज की हुकूमत आ जाएगी, फलाना आ जाएगा, ढिमाकना, ये करो वो करो, फलाना टैरिफ ये वो।